दोस्तों 1 फरवरी यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले भारत सरकार के वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने फाइनली इस साल की भविष्य में कितने पैसे कहां खर्च करने हैं ये सब बता दिया है और देश को उसका एक फाइनेंशियल बजट मिल गया है। ये बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट था और अगले साल होने वाले चुनाव के नजरिए से यह बढ़ती सरकार की किस्मत तय करेगा। इसलिए आइए जानते हैं क्या बजट की मदद से निर्मला सीतारमण ने केंद्र की बीजेपी सरकार को 2024 के लिए तैयार कर लिया है या फिर यह बजट आने वाले दिनों में लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी चुनौती बनने वाला है। साथ ही यह भी जानते हैं कि सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस पर इस बार कितने पैसे खर्च किए। दोस्तों आपको बता दें, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 5वें बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं जिसमें गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक का खास ख्याल रखा गया है। अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सब कुछ सही है, पर अब आने वाले दिनों में भी उनकी सरकार डेवलपमेंट की नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात टैक्स की बड़ी छूट की करते हैं क्योंकि इस बात से ही मिडिल क्लास की फाइनेंशियल सेहत तय होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख से कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार 2.0 में लास्ट फुल बजट में मिडिल क्लास लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का ऐलान कर दिया है। ये छूट सिर्फ नई टैक्स रेजिम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास 2 ऑप्शन बने रहेंगे। मिडिल क्लास से लो क्लास की तरफ चले तो बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान हाउसिंग स्कीम को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार हाउसिंग स्कीम के बजट में 66% ग्रोथ की है। पिछली बार हाउसिंग स्कीम पर 48,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इसके जरिए देश भर के रूरल और अर्बन एरियाज में कुल 80 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन किया गया। पीआईबी की एक नोटिफिकेशन के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई टेक्निक्स का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। गरीबों के बाद अगर बात देश के किसानों की करें तो किसानों के लिए भी इस बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने का टारगेट रखा गया है। केंद्रीय सरकार ने मछली पालन की नई सब प्लान में 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया है, यानी कि इस बार एक नए सेक्टर में भी किसान अपना हाथ आजमा सकते हैं। किसानों के बाद अगर बात युवाओं की करें तो यहाँ पर मामला थोड़ा ढीला ही नजर आया है क्योंकि बजट में एम्प्लॉयमेंट और जॉब शब्द का सिर्फ 4 बार इस्तेमाल किया गया है। वित्त मंत्री ने पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही और उन्होंने कहा कि युवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर नौकरी के लिए तैयार के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन ये सब पिछले कई सालों से किया जा रहा है, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए इस बार के बजट में भी युवाओं के लिए कुछ नहीं था। टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ कई सारे प्रोडक्ट के सस्ते होने की बात की गई है। आपको बता दें, इस साल मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और एलईडी टेलीविजन की कीमतों पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा मोबाइल फोन में यूज होने वाली लिथियम बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी से भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिथियम बैटरी पर अभी 5 से 15% पर ही इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके खत्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत कम होगी। ये तो तय है। इस साल अगर आप कार लेने की सोच रहे हो तो क्यों ना एनवायरनमेंट को सेव करते हुए इलेक्ट्रिक कार ले। इसके अलावा टेलीविजन पैनल में इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% कर दी गई है। वित्त मंत्री के इस ऐलान का मतलब है कि अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो आपको खुशखबरी है, क्योंकि एलईडी टीवी के सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का भी ऐलान किया। साइकिल के अलावा देसी खिलौने यानी कि भारत में बनने वाले खिलौने भी इस साल सस्ते होंगे। वहीं अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये साल आपके लिए है, क्योंकि इस साल कैमरा लेंस भी सस्ते होंगे, जिसका मतलब है कि कैमरे की कीमतें भी देश में कम होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सस्ता होगा, क्योंकि इस साल विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होगी। सोने और प्लेटिनम से बने सामान भी महंगे होंगे। सिगरेट के दाम भी बढ़ने वाले हैं, यानी सिगरेट पीने से आपकी जेब भी कट जाएगी। इसलिए आज ही छोड़िए। अब आते हैं उन 3 सेक्टर पर जिससे देश का फ्यूचर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस। बजट 2023-24 में हेल्थ सेक्टर के लिए 89,155 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 13% अधिक है।
अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने एजुकेशन सेक्टर को 1.12 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। एजुकेशन के बाद आखिर में अगर बात डिफेंस की करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में डिफेंस सेक्टर की एलोकेटेड अमाउंट बढ़ाकर 5.9 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपए था। ये सरकार के कुल बजट का लगभग 13.31% और देश की कुल जीडीपी का 2.9% था। रक्षा बजट का करीब आधा हिस्सा मिलिट्री पर्सनल की सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। इस बार रक्षा बजट में सरकार ने नए हथियारों की खरीद और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया है। सरकार ने डिफेंस बजट में ऐसे समय में बढ़ोतरी की है जब ईस्टर्न बॉर्डर पर पिछले करीब 2 सालों से चीन के खिलाफ खराब स्थिति बनी हुई है। अब आइए जरा जल्दी से समझते हैं आखिर बजट का मतलब क्या होता है। यूनियन बजट किसी फाइनेंशियल ईयर में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस से जुड़ा डॉक्यूमेंट है। ये फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। यानी अभी जो बजट सरकार लेकर आई है वो इस साल अप्रैल से लागू होगा। इस तरह हमने इस वीडियो में देश के हर तरह के एस्पेक्ट के लिए अलॉट हुए बजट के बारे में आपको जानकारी दे दी है, जिससे कि हमारा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।